Just imagine, you are in 2025 and COVID is still there. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं. हर कुछ महीनों में किसी न किसी के जाने की खबर मिलती है. रोज लगता है बस अगला मेरा ही नंबर ना हो. जॉब का कुछ पता नहीं. आज है कल नहीं. पूरी दुनिया का सप्लाई चेन टूट चुका है. दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मारामारी, ये सब कुछ रियल होता अब तक मास्क पहने बिना घर से बाहर निकलना मुश्किल होता. सोचिए 120 से ज़्यादा देश महामारी से जूझ रहे होते. मानवता को इस लाचारी में शायद हमने पहले कभी नहीं देखा होता. और ये सब होता अगर भारत ने वक्त पर कदम नहीं उठाया होता. वेलकम टू वाओ दिस इज अमेजिंग. आज का वीडियो जरा रियलिटी चेक का है. आज हम 5 ऐसे सिनेरियोज की बात करेंगे वेयर द वर्ल्ड couldn't have imagined without India. If India would not have done it, दुनिया अभी तक इंतजार कर रही होती. इंतजार डिजिटल इंक्लूजन का, इंतजार फाइनेंशियल इंक्लूजन का, इंतजार कोविड से उभरने का, इंतजार टू सी अफ्रीका एंड अदर ग्लोबल साउथ नेशंस ऑन द ग्लोबल हाई टेबल. दोस्तों, अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 1% जंप भी होता है तो देश का जीडीपी 0.03% से बढ़ता है. ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है. ये है डिजिटल इंडिया की रियल पावर. Received on PhonePe. देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप. UPI is a wonderful example of how India can do things itself and really create a world-leading product, and that probably is the future of currency. And so that's a great start, a great example of how India's innovation can drive huge amounts of business, huge amounts of prosperity. Seeing people buying groceries, but also being very impressed by your UP, Unified Payments Interface, a digital instant payment system, if you would just buy fruits on the street. I thought this would be impossible in Germany. अगर यूपीआई नहीं होता तो आज भी हम वही पुराने स्लो महंगे पेमेंट सिस्टम्स के गुलाम होते. एक सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए भी फॉरेन वॉलेट्स, क्रेडिट कार्ड्स और अप्रूवल सिस्टम्स की झंझट होती. यही नहीं, हम करोड़ों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स भी पे कर रहे होते. हमारा टैक्स बेस छोटा होता, इकोनॉमी इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड होती. वेल, आईएमएफ का तो यही मानना है कि भारत के पास सबसे फास्ट रिटेल सिस्टम है और आज दुनिया के 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में ही होते हैं. और अब तो सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस सब ने यूपीआई को अपना लिया है. यही नहीं, 2024 में नामीबिया बना वो पहला देश जिसने यूपीआई अपनाने के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी साइन किया. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. वो भी एक दौर था जब भारत को वैक्सीन समय पर नहीं मिलती थी और अगर मिलती भी थी तो जनता तक पहुंचती नहीं थी. पोलियो की वैक्सीन 1955 में बनी, लेकिन भारत में आई 20 साल बाद और उसके बाद पोलियो को जड़ से मिटाने में लग गए 42 इयर्स. बीसीजी वैक्सीन 1921 में बनी, लेकिन भारत पहुंची 1948 में. दशकों बीत गए टीबी से लड़ते लड़ते, लेकिन मोदी सरकार ने 2025 तक इसे जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया. लेकिन ऐसी भयानक महामारी में जो 100 साल में एक बार आती है, भारत ने वो कर दिखाया जो इतिहास में पहले किसी ने नहीं देखा. भारत ने एक नहीं, 2 नहीं, 4 वैक्सीन बनाई और 100 से अधिक देशों को 300 मिलियन डोजेस देकर प्रूव कर दिया कि भारत ग्लोबल क्राइसिस के वक्त एक भरोसेमंद दोस्त है. भारत ने वैक्सीन को मुनाफे का सौदा नहीं, मानवता का अधिकार बना दिया.
अगर भारत ने वैक्सीन नहीं बनाई होती तो वैक्सीन रिच और वैक्सीन पुअर देशों के बीच की गहराई और भी बढ़ जाती। सारे छोटे गरीब देश पश्चिमी देशों के मर्जी पर होते। देशों की आधी आबादी बीमारियों और मौत के सामने बेबस हो जाती। हॉस्पिटल्स कोलैप्स हो जाते, रजिस्ट्रेशंस मैनुअली होते, वैक्सीन का ब्लैक मार्केटिंग भी होता। भारत के कोविन प्लेटफॉर्म ने वैक्सीनेशन को डिजिटली मैनेज किया और दुनिया को ये दिखा दिया कि पैंडेमिक के समय भी एक स्केलेबल, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मॉडल पॉसिबल है। अगर हम इतिहास पर एक नज़र मारें तो भारत ने काफ़ी बसेस मिस की है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन। जब दुनिया दौड़ रही थी तब हम तैयार नहीं थे या किसी और के रोड मैप का इंतजार कर रहे थे। भारत ने कहा था कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेट करेंगे, लेकिन 2025 में ही हमने टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% क्लीन फ्यूल जनरेट किया और ये हमने 2025 में ही हासिल कर लिया, 5 साल पहले। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 4th, सोलर एनर्जी में 3rd और विंड एनर्जी में 4th है। भारत ने पहली बार ये सपना देखा कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल सोलर ग्रिड से जुड़ सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आज 100 से अधिक देश जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी तो सब डेवलप कर रहे हैं, लेकिन भारत ने दिखाया कि क्लाइमेट का सोल्यूशन सिर्फ टेक नहीं, हैबिट्स और बिहेवियर से भी आता है। लाइफ मूवमेंट ने सस्टेनेबिलिटी को पॉलिसी से उठाकर पब्लिक मूवमेंट बना दिया। रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले जैसे LED बल्ब्स का यूज करना, ओवर कंजम्पशन से बचना, सिंगल प्लास्टिक यूज ना करना, इन सब को भारत ने क्लाइमेट एक्शन का कोर बना दिया है। भारत ने पेड़ लगाने को भी इमोशनली टच किया। आज एक पेड़ मां के नाम के तहत 182 करोड़ पेड़ लगे हैं। एंड इट हैज गॉन ग्लोबल टू। जब दुनिया में बायोडाइवर्सिटी खतरे में थी, भारत ने सिर्फ अपने लायंस ही नहीं, टाइगर्स, लेपर्ड्स, चीताज, पूमाज सबके लिए एक ग्लोबल बिग कैट अलायंस बनाया। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां 95 कंट्रीज एक साथ आए। UNSC हो या IMF, WTO हो या G7, ग्लोबल साउथ, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी बसती है, उनके लिए इन डिसीजन मेकिंग टेबल्स पर कोई से नहीं होता। अगर For the first time, and it has never been thought about, somebody decided that the African Union, being a body that represents Africans, that represents a continent, the fact that today they are part of the G20 and therefore we ourselves can speak for ourselves, raise issues which affect us directly with the G20 members. We want to thank Prime Minister Modi for making sure that Africa became a permanent member of the G20 during his presidency. ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया वो एक्सिस है जिसके बिना ग्लोबल बैलेंस अधूरा है। आज भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए आवाज नहीं उठाई होती तो आज भी अफ्रीका की आशाएं, लैटिन अमेरिका की संभावनाएं और एशिया की जमीनी जरूरतें सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट्स के अपेंडिक्स में पड़ी होती। 1 अरब से ज्यादा लोगों का भविष्य उन गिने चुने देशों के हाथों में होता, लेकिन भारत ने मंच बनाया और 120 से ज्यादा देशों को साथ लाकर दुनिया को बताया कि ग्लोबल साउथ इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल फ्यूचर और इनिशिएटिव लिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का। और जो भारत ने किया वो था एक हिस्टोरिकल करेक्शन, एक हिस्टोरिकल जस्टिस। अगर G20 में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट नहीं दी होती और ग्लोबल साउथ के लिए आवाज नहीं उठाई होती तो ग्लोबल साउथ को एक एड रिसीवर के रूप में ही देखा जाता। लेकिन सिर्फ भारत ही है जो उन्हें इक्वल पार्टनर की तरह दिखता है, चाहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ इक्विटी, वैक्सीन एक्सेस हो या डिजास्टर रेजिलियंस।
इन सब में भारत ने अपनी सफलता ग्लोबल साउथ के साथ ओपन सोर्स की तरह शेयर की। कोविन प्लेटफॉर्म का ग्लोबलाइजेशन हो या मिलेट्स को श्री अन्न बनाकर फूड सिक्योरिटी पर नया मॉडल देना, या हो जेनेरिक मेडिसिन का सप्लाई, या हो टेक ट्रांसफर, भारत ने एक सिंपल बात साबित कर दी that empowerment starts with dignity and not dependency. याद है वो टाइम जब सिर्फ 30% लोगों के पास ही बैंक अकाउंट्स होते थे। सब्सिडी मिलनी हो या पेंशन का पैसा चाहिए हो या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, हर काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। Aadhaar, UPI, ONDC, DigiLocker. I mean, all of these elements of the stack are extraordinarily impressive. I was saying to my team the other day, I think if you look at what India has done and you look at the product roadmap, I would put it up against any of the best big tech players on the planet. अगर इंडिया स्टैक नहीं होता तो आज भी सब्सिडी लेने के लिए किसी की सिफारिश लगा रहे होते, पेंशन के लिए बुढ़ापे में बैंकों के धक्के खा रहे होते और अंत में यही सुनने मिलता, सर क्या कल आइए। पर फिर भारत ने बनाया इंडिया स्टैक, एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम दैट प्रोवाइड्स प्रेजेंसलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस सर्विस डिलीवरी टू सिटीजंस। अगर आधार नहीं होता तो हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपनी आइडेंटिटी को साबित करना पड़ता। अगर फास्टैग नहीं होता तो सिर्फ टोल क्रॉस करने के लिए आधा घंटा लग जाता, कैश देना पड़ता, चेंज का वेट करना पड़ता, डीजल वेस्ट होता और पीछे की गाड़ियों का हॉर्न हॉन्किंग भी सुनना पड़ता। अगर डिजी लॉकर नहीं होता तो ड्राइविंग लाइसेंस हो या 10th की मार्कशीट या आपका पैन कार्ड, सबकी फिजिकल कॉपी संभाल के रखनी पड़ती, लैमिनेट करवाना पड़ता, उनकी फोटोकॉपी करानी पड़ती और एक गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करानी पड़ती। और अगर यूपीआई नहीं होता तो अभी तक एटीएम ढूंढ रहे होते, कैश लेकर ट्रैवल करना पड़ता। अगर डीबीटी नहीं होता तो सब्सिडी लेने के लिए आज भी गांव के दफ्तर और पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे होते, बीच में कोई मिडलमैन होता और पैसा पूरा भी नहीं मिलता। अगर ई-केवाईसी नहीं होता तो बैंक अकाउंट खोलना, सिम लेना या लोन अप्लाई करना पूरा पेपर वर्क का चक्रव्यूह होता। इंडिया स्टैक ने दुनिया को एक नया रास्ता दिया, ओपन, अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी का रास्ता। भारत का इंडिया स्टैक आज अर्मेनिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सूरीनाम, सिएरा लियोन तक पहुंच गया है। ये इंडिया स्टैक सिर्फ सॉफ्टवेयर का स्टैक नहीं है, ये है एक भरोसे का स्टैक। कई बार लगता है कि हम सब कुछ फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, लेकिन वाकई में अगर भारत ने ये सब नहीं किया होता तो सच में दुनिया इंतजार ही कर रही होती। भारत का केस क्लासरूम के उस स्टूडेंट जैसा है जब टीचर एक सवाल पूछता है और क्लास खामोश हो जाती है और तब एक खास स्टूडेंट जवाब देने के लिए हाथ उठाता है और पूरी क्लास को हिम्मत आ जाती है। वैसे ही भारत ने दुनिया के लिए अपना हाथ उठाया, पहला कदम बढ़ाया और हमारे ही देश के लोगों को और बाकी के बहुत सारे देशों को हिम्मत दिलाई। ये मोमेंट कुछ वैसा ही है जैसे शून्य का आविष्कार था। जैसे बिना शून्य का गणित अधूरा है, वैसे ही आज ग्लोबल क्राइसिस में हेल्थ हो, टेक हो या एनर्जी हो, भारत के बिना एक ग्लोबल इंक्लूसिव फ्यूचर अधूरा है।